गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं ज्योति देवल, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। कल जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं और जो हमारी ड्यूटीज़ हैं उसके बारे में बात की थी। हमने मौलिक अधिकारों का मूल्यांकन करने का प्रयास किया था। आज हम करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, यानी जो हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्व जो हैं उनके बारे में बात करेंगे। भारतीय संविधान जो है उसके चौथे भाग में जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनका वर्णन किया गया है। विश्व में केवल आयरलैंड का जो संविधान है उसमें इसका वर्णन मिलता है। और नीति निर्देशक तत्व वे विचार हैं जिन्हें संविधान निर्माताओं ने भविष्य में बनने वाली सरकारों के समक्ष एक पथ प्रदर्शक के रूप में, एक लाइट हाउस के रूप में रखा है। वास्तव में ये संविधान के वास्तविक उद्देश्य को दर्शाते हैं। यह भारतीय जनता जो है उसके आदर्शों और आकांक्षाओं का वह भाग है जिन्हें एक सीमित अवधि के अंतर्गत जो है सरकार प्राप्त करना चाहती है। और जब सरकार इनको कार्य रूप में परिणत कर पाएगी तभी भारत जो है एक सच्चा लोक कल्याणकारी राज्य जो है वो कहा जा सकेगा। तो कितनी ही प्रतिकूल परिस्थितियाँ क्यों ना हो, सरकार को चाहिए कि वह जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनको पूरा करने का प्रयत्न करें। जो संविधान के जो आर्टिकल 38 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। क्योंकि इन नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में किसी युक्तियुक्त योजना के अनुसार नहीं गिनाया गया है, अतः इनका वर्गीकरण करना कठिन है। लेकिन अध्ययन की सुविधा के लिए हम जो है इनका वर्गीकरण कर सकते हैं। सबसे पहले है समाजवादी सिद्धांत, यानी सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स। नीति निर्देशक तत्व जो है उनका मुख्य उद्देश्य एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। तो इसमें जो कुछ जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो समाजवादी सिद्धांतों से अनुप्राणित है। जैसे कि सामाजिक आर्थिक राज्य जो है वो एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना का कोशिश करेगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सभी संस्थाओं के अंतर्गत हो। सभी नागरिकों को समान रूप से जीवन यापन करने के साधन प्राप्त हो सके। राज्य के भौतिक साधनों का स्वामित्व व नियंत्रण समाज के कल्याण के अनुरूप हो। धन के केंद्रीकरण को रोका जाए। पुरुषों व स्त्रियों को समान काम के लिए समान वेतन जो है वो दिया जाए। और ऐसी औद्योगिक नीति या हालात बनाए जाए जिसमें शोषण ना हो, स्त्री बच्चों जो है उनका दुरुपयोग ना हो और आयु के प्रतिकूल उनसे कार्य ना लिया जाए। राज्य के जो बच्चे व युवक हैं उनको शोषण से, भौतिक व नैतिक परित्याग से रक्षा करने का दायित्व है। फिर आर्टिकल 41 जो है उसमें एक नागरिक को काम पाने, शिक्षा प्राप्त करने, शिक्षा और बेकारी में सरकार द्वारा उचित संरक्षण दिया जाना चाहिए। आर्टिकल 42 जो है वो राज्य में महिलाओं के लिए प्रसूति व मजदूरों के लिए काम की उचित परिस्थिति के निर्माण का प्रयत्न करे। आर्टिकल 43 राज्य जो है कानून द्वारा ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करे जिसमें मजदूरों का शोषण ना हो, उनका जीवन स्तर ऊंचा उठे और सामाजिक अवसर प्राप्त हो। 42वां संशोधन 1976 में कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया आर्टिकल 43A जोड़ा गया जिसके अनुसार राज्य उचित व्यवस्थापन एवं अन्य प्रकार से औद्योगिक संस्थाओं के प्रबंध में कर्मचारियों को भागीदार बनाने के लिए कदम उठाएगा। फिर गांधीवादी प्रिंसिपल्स हैं, उसमें गांधीवादी दर्शन जो है उसकी छाप हमें देखने को मिलती है। आर्टिकल 40 राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन होगा जिसमें स्वायत्त शासन की इकाई बनने के लिए अधिक शक्तियां प्रदान करेगा। आर्टिकल 46 राज्य हरिजनों एवं अन्य पिछड़े वर्गों को शिक्षा एवं आर्थिक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान करेगा। आर्टिकल 43 राज्य कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करेगा। आर्टिकल 48 गौरक्षा, कृषि का वैज्ञानिकरण राज्य के प्रयत्न होंगे। 42 जो संशोधन है उसके द्वारा 48A जोड़ा गया जिसमें राज्य के जो प्राकृतिक वातावरण है, जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको सुधारने, वन्य जीवन व जंगलों को सुरक्षित रखने का जो है प्रयास करेगा। उदारवादी सिद्धांत लिबरल प्रिंसिपल्स हैं, उसके अनुसार आर्टिकल 44 समान व्यवहार संहिता बनाने का प्रयत्न करेगा और राज्य से जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा देने का प्रयत्न करेगा। आर्टिकल 50 राज्य कार्यपालिकों को न्यायपालिका से पृथक करने का प्रयत्न करेगा।
आर्टिकल 51 विदेश नीति में कहा गया है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए राज्यों के मध्य सम्मानपूर्ण संबंधों, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता से निपटाने के लिए प्रयत्नशील होगा। और फोर्थ जो है कैटेगरी वो है जनरल प्रिंसिपल्स, सामान्य सिद्धांत, जिसमें आर्टिकल 37, 38 जो है उसमें नीति निर्देशक तत्वों को परिभाषित किया गया है। और आर्टिकल 49 जो है वो ये कहता है कि राज्य का ये कर्तव्य होगा कि वह ऐतिहासिक और कलात्मक महत्व के प्रत्येक स्मारक को, वस्तु को जिसे संसद राष्ट्रीय महत्व का घोषित करे उसे दूषित होने, स्थानांतरित किए जाने या बाहर जाने से रोकने की रक्षा करे। नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो राज्य को कुछ करने के निर्देश देते हैं, लेकिन इनकी आलोचना भी की जाती है। सबसे पहली आलोचना जो की जाती है वो ये है कि ये न्याय योग्य नहीं है, यानी न्यायालय इनको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता, इन्हें राज्य की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। दूसरे, ये अस्पष्ट और अनिश्चित हैं, यानी जो मज़दूर और मालिकों के आपसी संबंध की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं है, ना ही जो नेशनल पॉलिसीज़ होंगे उनका विवरण है, यानी बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। और तीसरा जो है कि ये जो पॉलिटिशियंस हैं इनका जो स्वार्थ सिद्धि का साधन है, जो ये जो अनपढ़ जनता है, भारतीय जनता, उसमें विशेष विश्वास दिलाकर वे नीति निर्देशक तत्वों द्वारा घोषित व्यवस्था को स्थापित करने का यत्न करेंगे और वो वोट प्राप्त करने के लिए ऐसा करते हैं। संविधान के मौलिक अधिकारों में काम, शिक्षा, विश्राम जैसे अधिकार नहीं दिए गए हैं, इसलिए इन कमी को पूरा करने के लिए इन्हें नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ दिया गया है। अव्यावहारिक है इन जैसे मद्य निषेध जो है उससे संबंधित उपबंधों से राष्ट्रीय कोष पर भार पड़ेगा और नैतिकता थोपी नहीं जा सकती। और मद्य निषेध जो है वो शराब के अवैध व्यापार को बढ़ाएगा। फिर भी इतनी आलोचनाओं के बावजूद हम जो नीति निर्देशक तत्व हैं, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, उनके महत्व को नकार नहीं सकते। ये सत्तारूढ़ दल के लिए आचार संहिता है, ये उनके लिए एक लाइट हाउस, एक दिशा निर्देश है जिन्हें उन्हें प्राप्त करना है। ये वास्तविक लोकतंत्र में विश्वास दिलाते हैं। ये आर्थिक लोकतंत्र के अभाव में राजनीतिक तो लोकतंत्र जो है वो स्थिर नहीं रह सकता। तो इन तत्वों के आधार पर भारत में आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना जो है वो की जाएगी, जिससे राजनीतिक तो लोकतंत्र जो है वास्तव में क्रियान्वित होगा। ये वेलफेयर स्टेट की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं। सरकार की सफलता के मापदंड है, जो सरकार जितने नीति निर्देशक तत्वों को लागू कर पाती है वो उसकी सफलता का मापदंड है। ये उपयोगी नैतिक आदर्श हैं, मॉरल डायरेक्शंस हैं राज्य के लिए, और ये संविधान की व्याख्या में सहायक है। यानी जो भी न्यायालय के द्वारा जो भी मुकदमों का फैसला दिया जाता है उनमें इनको उचित महत्व दिया जाता है, जिससे इस तथ्य का प्रमाण मिलता है कि ये निश्चय ही भारतीय शासन के आधार हैं। तो ये था नीति निर्देशक तत्व। थैंक यू सो मच।